एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मनु। हम असेसमेंट पढ़ रहे थे और इसके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसका बचा हुआ है, वो है पैराडाइम्स। अब देखिए पैराडाइम्स ऑफ असेसमेंट है क्या। इसमें 90% बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि ऑप्शन में असेसमेंट ऑफ लर्निंग लगाएं, फॉर लर्निंग लिखें, एज लर्निंग लिखें या इन लर्निंग लिखें। तो इसी के बारे में आप सबका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप बहुत ध्यान से समझना, आपको बहुत इजीली सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखिए पैराडाइम्स ऑफ असेसमेंट में सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। ये चारों चीज़ें इंक्लूड होंगी। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, यानी कि अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन। असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब है अधिगम के समान आकलन, और असेसमेंट इन लर्निंग का मतलब है अधिगम में आकलन, ठीक है। तो ये टर्म समझने के लिए आपको मैं बहुत जनरल एग्जांपल दूंगी और उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आपका कोई भी डाउट इस टॉपिक को लेकर मेनली नहीं रहेगा, ठीक। देखिए, जब आप क्लास में पढ़ाते हो, आप सब टीचर बनने जा रहे हैं और हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा भी रहे हों, जिनकी अभी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप पहले पढ़ा देते हो, उस बच्चे ने कितना सीखा उसका आप आकलन करते हो, उसको असेस करते हो, उसकी जांच करते हो, है ना। तो बच्चे की लर्निंग की भी जांच होती है और साथ में आपकी टीचिंग की भी जांच होती है, तो उसे ही असेसमेंट कहा गया है। बेसिकली तो यही मतलब है। अब इसमें जो पैराडाइम्स हैं, ये है मेन चीज़ जो आपको समझनी है। अब देखो, सबसे पहला जो है वो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का आकलन। अब ये क्या है, अब देखो आपने जो पढ़ाना था वो पढ़ा दिया, ठीक है, बच्चों ने उसको सीख लिया, यानी कि लर्निंग हो चुकी है, टीचिंग हो चुकी है। अब जब लर्निंग के बाद आप असेस करते हो, आप अपने पढ़ाने को और बच्चे के सीखने को आप जांच करते हो। जब आप उसकी जांच करते हो तो उसे कहा जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब वो जांच कब होगी, उसमें जो मैंने आपको समेटिव असेसमेंट बताया था, समेटिव और आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, है ना। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको प्लीज़ देख लें, क्योंकि समेटिव असेसमेंट के सारे पॉइंट्स यहाँ पर वैलिड हो जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ भी समेटिव असेसमेंट की बात आएगी वहाँ होती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। यानी कि आप सिखा चुके हो, बच्चा सीख चुका है, यानी फाइनल रिजल्ट जो आपके पास आया, फाइनल चीज़ जो आपके पास आई, यानी समेटिव असेसमेंट में जो भी कुछ आप करते हो, लर्निंग टीचिंग जैसे भी चेक होती है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप पहले वो वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि असेसमेंट क्या है। टाइप्स ऑफ असेसमेंट वाली वीडियो है, उसको पहले देख ले तो आप समझ जाओगे फॉर्मेटिव क्या है, समेटिव क्या है। अब होता क्या है इसमें, टीचर का, ये पहले ज़माने में होती थी, मतलब जब और भी पहले जब टीचर ही सब कुछ होता था, मतलब जैसे टीचर ने पढ़ा दिया, बच्चे ने सीख लिया और वही चीज़ मतलब मान्य होती थी। यानी डिसीजन लेने वाला भी टीचर है, पढ़ाने वाला टीचर है, सिखाने वाला टीचर है, बच्चे को बस टीचर को सुनना है और उसको मतलब अपने अंदर इंटरलाइज कर लेना है और एग्ज़ाम दे देना है। मतलब एक तरीके से रॉट लर्निंग आप समझ सकते हो, है ना, वही होता है। बच्चे का खुद का कोई मतलब रोल नहीं होता, टीचर ही सब कुछ है, मतलब वो ही नॉलेजेबल है, वो ही जानता है और बस बच्चा सीखने के लिए है। तो ये पहले टाइम पे होती थी, इसको बोला जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसमें टीचर का रोल सबसे ज़्यादा रहेगा, यानी कि 100% रोल सारा का सारा टीचर का रहेगा। स्टूडेंट थोड़े से कम हो जाते हैं, स्टूडेंट का रोल जो होता है ना वो थोड़ा कम हो जाता है, और सब कुछ बस टीचर ही है। बच्चा आंख बंद करके जो टीचर बोल रहा है उसको सुनेगा, उसको सीखेगा और बस उसमें उसका असेसमेंट ऑफ लर्निंग में ये चीज़ें आएंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या चीज़ें शामिल है, जिसमें टीचर का रोल बिल्कुल 100% है, स्टूडेंट का रोल 0% है, ठीक। तो समेटिव असेसमेंट के सारे पॉइंट्स आपके असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंदर आ जाएंगे, यानी कि अधिगम का आकलन के अंदर आ जाएंगे। अब आती है सेकंड, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी अधिगम के लिए आकलन। अब अधिगम के लिए आकलन का मतलब क्या है, देखिए आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। फॉर आपको दिख रहा है,
तो 4 से क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, पहले वीडियो देखें, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग द क्लास जो भी लर्निंग हो रही है वो सब कुछ फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आएगा। तो जितने भी पॉइंट्स फॉर्मेटिव असेसमेंट के होंगे वो सारे के सारे आपके असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर आ जाएंगे। अब इसमें क्या होता है, जो अब हम मतलब हमारी जो अब लर्निंग है ना, अभी जो सिस्टम चल रहा है बच्चों का, वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग। अभी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, जो अब लर्निंग टीचिंग चल रही है ना, वो असेसमेंट फॉर लर्निंग ही चल रहा है, उसके हिसाब से ही एजुकेशन सिस्टम में चीज़ें हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, फुल कंट्रोल बाय टीचर नहीं होगी चीज़ें। मतलब अब इसमें क्या होगा कि टीचर का फुल कंट्रोल नहीं है, स्टूडेंट की भी इक्वल इम्पोर्टेंस है टीचर जितनी। मतलब उतना ही इम्पोर्टेंट स्टूडेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट टीचर है। मतलब बच्चे अपने व्यूज़ दे सकते हैं। समझिए, क्लास में आपने कोई टॉपिक पढ़ाया, आप टीचर हो, आपने कोई टॉपिक पढ़ाया। अब वो टॉपिक बच्चे ने खुद भी कहीं वो पढ़ के आया है और वो उस टॉपिक के बारे में कुछ आपको बताना चाहता है ना, उसके बारे में उसको कुछ नॉलेज है और वो शेयर करना चाहता है। तो आप क्या करोगे, आप उसको शेयर करने दोगे। अब उसकी भी नॉलेज और आपकी भी नॉलेज मिक्स होती है और बच्चा अच्छे खासा सही उस चीज़ को बताता है, तो उसकी भी जो नॉलेज है और जो आपकी नॉलेज है मिक्स हुई और वाइड हो गई। तो जो उस टाइम जब बच्चे का असेसमेंट हुआ वो ही है असेसमेंट फॉर लर्निंग। मतलब क्लास के दौरान चीज़ें हो रही हैं, बच्चा क्या है तभी के तभी बता रहा है अपने कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड व्यूज़ या जो भी उसने पढ़ रखा है, अपनी नॉलेज वो शेयर कर रहा है। ठीक है, अब टीचर और स्टूडेंट्स में बराबर है। ऐसा नहीं है कि टीचर ही सब कुछ है और बच्चे को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं टीचर भी और स्टूडेंट भी। तो ये है असेसमेंट फॉर लर्निंग। जितने भी फॉर्मेटिव असेसमेंट के पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो आप ऐसे भी दिमाग लगा के सोच सकते हो। देखिए यहाँ पे डिसीजन जो है वो टीचर ही लेगा, लेकिन स्टूडेंट की नीड के अनुसार लेगा कि उन्हें क्या अच्छा है, वो किस मेथड से समझते हैं, किस मेथड से नहीं समझते। पर हाँ ये है, उनकी भी सुनी जाएगी, इसमें बच्चों की भी सुनी जाएगी, उसके हिसाब से फिर टीचर अपना डिसीजन सुनाता है। अब देखिए, अब नेक्स्ट आता है असेसमेंट एज लर्निंग, जिस पे हम धीरे धीरे अब पहुंच रहे हैं। इसमें क्या होगा, इसमें होगा टीचर का रोल थोड़ा कम हो जाता है। सबसे पहले जब असेसमेंट ऑफ लर्निंग था उसमें सब कुछ टीचर था, 100% रोल टीचर का था। दूसरे में क्या हुआ, असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या हुआ कि टीचर और स्टूडेंट बराबर हो गए, यानी कि रोल दोनों का बराबर हो गया। अब एज लर्निंग में क्या होता है, इसमें क्या है, रोल ऑफ टीचर कम हो गया है, स्टूडेंट का रोल बढ़ गया है। मतलब टीचर उनको खूब छूट देते हैं कि तुम्हें अपने आप को असेस करो, मतलब अपने आप को चेक करो। तो सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट इसमें आ जाएगा। किसमें, असेसमेंट एज लर्निंग में। टीचर कहता है आपने जो सीखा उसको खुद चेक करो। मान लो आपने कोई क्वेश्चन दिया या कोई टॉपिक दिया, बच्चे ने उसके ऊपर लिखा, फिर उसने अपने आंसर को मैच किया कि ये मैंने ठीक किया है या नहीं किया है। उसने अपना असेसमेंट खुद कर लिया। फिर दूसरी चीज़ क्या हुई, उसके साथ में जो बच्चा उस क्वेश्चन को कर रहा है उसने उसको भी असेस किया। अपना तो क्वेश्चन किया ही किया, अपने साथ वाले को भी असेस किया। तो वो होता है पीयर असेसमेंट, यानी अपने आप को भी असेस कर रहा है बच्चा और अपने साथ वाले बच्चे को भी असेस कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, टीचर का रोल कम हो गया, बच्चे का रोल बढ़ गया, यानी वो अपने आप को खुद असेस कर रहा है, सीख रहा है खुद से, लिख रहा है खुद से। जैसे कोई टॉपिक टीचर ने बोला, उसने अपने व्यूज़ उसमें लिखे, अपनी नॉलेज जो भी उसको उस टॉपिक के बारे में पता था उसने वो चीज़ें उसमें लिखी, फिर बुक से मैच कर लिया, यानी खुद को असेस किया। जहाँ गलती हुई उसने उसको भी करेक्ट किया। ठीक है, तो सब चीज़ें हुई। तो ये बहुत अच्छा मेथड है, धीरे धीरे हम इस तरफ जा रहे हैं। बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से होगा, है ना। बच्चा और क्रिएटिव बनेगा, बच्चा और नॉलेजेबल होगा, है ना। तो हम धीरे धीरे इसकी तरफ जा रहे हैं, अभी पहुँचे नहीं हैं, अभी हम असेसमेंट फॉर लर्निंग पर ही हैं मोस्टली। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, प्रीवियस नॉलेज भी टेस्ट की जाती है। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि किस असेसमेंट में प्रीवियस नॉलेज टेस्ट की जाती है। अब प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कैसे किया जाएगा, अब देखो, मान लो आप कोई टॉपिक अपनी क्लास में पढ़ाने जा रहे हो। ठीक है, आपने वो टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले आप क्या करते हो, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें बच्चों से पूछ लेते हो।
क्लास में जैसे टीचर का होता है ना, ऑरली पहले वो उस टॉपिक के बारे में बच्चों से पूछ लेगा, ये जानने के लिए कि बच्चों को कितना पता है। तो वो होती है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। तो प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कहाँ होता है? वो होता है असेसमेंट एज लर्निंग के अंदर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स असेसमेंट एज लर्निंग में आएंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। अब देखिए, इन लर्निंग का कोई एज सच कोई एग्जाम्पल नहीं बनता। असेसमेंट इन लर्निंग का मतलब है कि लर्निंग के अंदर ही असेसमेंट छुपा हुआ है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? यानी कि ये बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप उन दोनों को, लर्निंग और असेसमेंट बिल्कुल जुड़े हुए हैं, आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, इंटर रिलेटेड है। अब इसमें क्या होता है, टीचर का रोल बिल्कुल ही लेस हो गया, सब कुछ स्टूडेंट हो गया। हम वैसे जाना चाहते हैं इस स्तर पे, अभी तो हम फॉर लर्निंग पे हैं, धीरे धीरे एज पर जाएंगे, असेसमेंट एज लर्निंग, फिर असेसमेंट इन लर्निंग पर जाएंगे। ठीक है, अब टीचर यहाँ पे क्या होगा, केवल आपको सिर्फ हेल्प करेगा। असेसमेंट इन लर्निंग में क्या होगा, टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह है। अगर आप कहीं टीचर बनने जा रहे हो तो और असेसमेंट इन लर्निंग की बात आए तो आप केवल एक फैसिलिटेटर हो। बच्चा खुद सीखेगा, खुद करेगा, क्रिएटिव बनेगा, हमें यहाँ पहुँचना है। तो अब एग्जाम में, अभी तक टीचिंग एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन आया नहीं है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग, इन तीनों को मैं आपको एक सिचुएशन के साथ समझाने वाली हूँ। फिर आपके सामने एग्जामिनर कोई भी सिचुएशन दे दे, अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी तो आप आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक सिचुएशन है, ये एक सवाल आया था, एक सिचुएशन दी गई थी और उसमें पूछा था कि ये ये 4 एग्जाम्पल दिए थे, यही 4 एग्जाम्पल आपके सामने थे, तो इनमें से क्या होगा। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि एक कुक है, वो खाना बना रहा है और खाना बनाते समय वो अपने खाने को टेस्ट करता है, यानी वो अपने खाने को खुद टेस्ट कर रहा है। कुक खाना बना रहा है और उसी खाने को वो खुद टेस्ट करके देख रहा है कि इसमें नमक कहीं ज़्यादा कम तो नहीं है। ठीक है, तो उसने खुद को ही असेस कर लिया, कोई जज उसको असेस नहीं कर रहा, कोई जज चेक नहीं कर रहा उसका खाना, वो खुद ही कर रहा है। तो सेल्फ असेसमेंट किस में होता है? असेसमेंट एज लर्निंग में। तो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, तो असेसमेंट एज लर्निंग इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर सिचुएशन थोड़ा सा अलग कर दे, वो बोले कि कोई जज है और खाना पूरा बन चुका है और कुक उस खाने को लेकर जाता है जज के पास और जो जजमेंट दे रहे हैं वो उसको टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं कि कहाँ कमी रही। तो यानी कि पूरा खाना उसने बना लिया। सो आफ्टर मेकिंग द फूड वो टेस्ट करा जा रहा है, जज के द्वारा वो फूड को टेस्ट किया जा रहा है। तो वो किस में आएगा? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, क्योंकि खाना बन चुका और उसको टेस्ट कौन कर रहा है? जज टेस्ट कर रहा है। तो जब जज टेस्ट कर रहा है खाना बनने के बाद, तो वो किस में आएगा? असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आ जाएगा। लेकिन अगर आपके सामने सिचुएशन दी जाए कि कुक खाना बना रहा है और उसी समय कोई दूसरा पर्सन यानी कोई जज वहाँ पे खाना टेस्ट करने के लिए आता है कि कैसा बना है, कहीं नमक तेज़ कम तो नहीं है, वो उसको वहाँ पे टेस्ट कर लेता है। खाना बनते समय वो उसको टेस्ट कर लेता है, कौन? जज। जब वो उसको टेस्ट करता है तब बताता है इसमें थोड़ा नमक डाल दो, नमक कम है या मिर्च कम है, जो भी है वो उसको बता देता है। तो जब ड्यूरिंग द प्रोसेस चीज़ हो रही है, उसका असेसमेंट हो रहा है, वो किस में आएगा? वो आएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से अब ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अब आप गलत नहीं करेंगे। आपके सामने कोई भी सिचुएशन हो जहाँ पे सेल्फ असेसमेंट हो रहा होगा या फिर पीयर असेसमेंट हो रहा होगा, मतलब साथ वाले का चेक हो रहा होगा, तो वहाँ आएगा असेसमेंट एज लर्निंग। और जहाँ पे ड्यूरिंग द प्रोसेस आप चीज़ों को चेक कर रहे हैं, यानी कोई और, यानी जो जजमेंट दे रहा है वो चेक कर रहा है, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहाँ आएगा? जहाँ पे चीज़ें हो चुकी हैं, मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस तब असेसमेंट किया जा रहा है, वो आएगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। ठीक है, असेसमेंट इन लर्निंग से अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, तो इसका कोई एग्जाम्पल ऐसा खास एज सच नहीं बनता है। फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ असेसमेंट इन लर्निंग के केस में। देख 6th क्लास की साइंस की बुक है NCERT, उसमें पहेली और बूझो नाम के 2 कैरेक्टर्स हैं।
तो वो दो करेक्टर्स आपस में बात करते हैं, जैसे वो पेड़ पौधे देखेंगे तो उनके बारे में बात करेंगे, तो बीच में उन दोनों की ना क्वेश्चनिंग होती रहती है। तो जब आप उसको पढ़ोगे ना, उस पूरी कोई भी चैप्टर आप उठाओ, आप उसको पढ़ोगे तो उसमें आप बहुत कुछ सीख जाओगे। और उसमें ना पहेली या बूझो एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं, तो आप भी उसके आंसर्स देने के लिए एबल होते हो कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा इसमें ऐसा क्यों हुआ, भाई पेड़ ये ग्रीन है यानी सनलाइट आ रही है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उसमें पूरा कंप्लीट दिखा रखा है। तो बातों ही बातों में, कहानियों के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख जाते हो। तो आप असेसमेंट और लर्निंग को अलग अलग नहीं कर सकते, यानी कि लर्निंग के साथ साथ ही आपका असेसमेंट भी हो गया और आपको पता भी नहीं चला। तो वो एग्जाम्पल है एक असेसमेंट इन लर्निंग का। तो ऐसा इससे कोई सवाल पूछा नहीं गया अब तक, लेकिन अगर आता है तो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि किस तरीके से आप आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास, जो हर बार इससे क्वेश्चन आता ही आता है, सीटेट में ज़रूर आएगा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, तो 1 नंबर अपना पक्का कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल की एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।